हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि छात्रों को जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो आंसर राइटिंग होता है कि आंसर कैसे लिखे, शुरू कैसे करें, कहाँ पे पॉइंट्स में आंसर लिखे और कहाँ पे डायग्राम बनाकर आंसर लिखे। ये सभी प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए इस बार जो हिंदी माध्यम के टॉपर हैं रवि कुमार सिहाग सर, जिनका जो 18 रैंक आया है, ऑल इंडिया रैंक 18, जो हिंदी मीडियम के टॉपर्स हुए हैं इस बार का फर्स्ट, है ना। तो जो यूपीएससी 2021 का जो रिजल्ट आया है उसमें तो उनका जो टेस्ट सीरीज का जो आंसर राइटिंग है विजन का, वह आप लोगों के बीच लेके आया हूं कि उनके लिखने का तरीका क्या है, कैसे है। तो चलते हैं हम लोग उनके लिखावट पे। तो सबसे पहले उनका जो क्वेश्चन के आंसर लिखने का तरीका है वह कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे डायग्राम बनाते हैं, कैसे पॉइंट्स में लिखते हैं, कहाँ पे, इन सभी बातों को हम देखेंगे, ठीक है। जिससे हम लोगों को क्या होगा, फायदा होगा और हम लोग अच्छे से जान सकेंगे। क्योंकि पढ़ना और नॉलेज तो सभी के पास होता है, लेकिन कैसे हम अच्छे से राइटिंग लिख करके, है ना, परीक्षक को क्या है लुभावे, जिससे वो अधिक से अधिक नंबर दे, ठीक है। तो ये चीज को हमको सीखना है। तो देखते हैं कि जैसे कि एक क्वेश्चन है कि बजटेतर उधारी यानी ऑफ बजट बोरिंग्स का अर्थ स्पष्ट कीजिए। इनका कह रहा है अर्थ स्पष्ट करने के लिए किसका, बजटेर उधारी का, और विभिन्न व्ययों के लिए धन जुटाने में सरकार की सहायता करने में इसकी भूमिका का उल्लेख कीजिए। इनकी भूमिका का उल्लेख कीजिए, साथ ही इसकी वांछनीयता और इनकी क्या है वांछनीयता, किसके, बजटेर उधारी के पर टिप्पणी कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पॉइंट देख सकते हैं आप, तीन चीज कह रहा है कि इसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए कह रहा है, भूमिका का उल्लेख करने के लिए कह रहा है और वांछनीयता पर टिप्पणी करने के लिए कह रहा है। तो सर ने कैसे इनका एक्सप्लेन किया है वो चीज को हमको देखना है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग कैसे की है, तो बजटेतर उधारी से तात्पर्य सरकार की उन उधारियों को व्यक्त करता है जो क्या, तो पहला पॉइंट, पहला दूसरा तीसरा, 3 पॉइंट में उन्होंने लिखे आंसर, ठीक है। जैसे हम लोग क्या करते हैं पूरे पैराग्राफ में लिखते हैं, सर का लिखने का तरीका क्या है, तो परीक्षक क्या समझेगा कि हाँ 3 पॉइंट में दर्शाया है ना, इस तरह से उनका आंसर का जो पॉइंट होगा, मार्क्स होगा, वो दे सकते हैं। तो देखिए, तो हम लोग इसी बात को कैसे लिखते हैं पैराग्राफ में, लेकिन सर ने कैसे लिखे हैं, तो पहला दूसरा तीसरा पॉइंट करके लिखे हैं। पहला पॉइंट में लिखे हैं कि सरकार द्वारा क्या, तो प्रत्यक्ष नहीं ली जाती है, ठीक है। तो इसको प्रत्यक्ष नहीं ली जाती है, उनका क्या किया है, अंडरलाइन कर दिए हुए हैं। यानी बजटेर उधारी जो है ये सरकार प्रत्यक्ष नहीं लेती है, इनका कहने का ये मतलब है, तो ये अंडरलाइन कर दिए हुए हैं सर। दूसरा पॉइंट में लिखे कि सरकार द्वारा किसी निगम, है ना, संस्था या स्वायत्त निकाय द्वारा उधारी की शक्तियों को हस्तांतरित किया जाता है। उदाहरण के लिए फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तो इन्होंने क्या किया, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को क्या किया है, अंडरलाइन कर दिए हुए हैं, जिससे परीक्षक की नजर वहां तक पहुंचने, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट में उन्होंने क्या लिखा है कि बजट में इनका उल्लेख सामान्यतः नहीं किया जाता है, तो सामान्यतः नहीं किया जाता है कि उन्होंने अंडरलाइन कर दिया हुआ है। अब इसके बाद क्या कह रहा है कि सरकार की सहायता में भूमिका, जो क्वेश्चन में देखे हुए हैं कि भूमिका, है ना, तो उन्होंने कैसे लिखे हैं इसको, तो सरकार की सहायता में भूमिका को क्या किए हैं, पहले घेर दिए हैं, ठीक है, जिससे परीक्षक की नजर पड़े कि भूमिका क्वेश्चन में था, इसलिए अब भूमिका लिख रहे हैं वो। तो जिसमें भूमिका में क्या है, 1 2 और 3 4 5 पॉइंट में उन्होंने लिखे हैं भूमिका सरकार की सहायता में क्या क्या है, तो लोक कल्याणकारी कार्यों में, तो उन्होंने क्या किया है, अंडरलाइन कर दिए हुए हैं कि लोक कल्याणकारी कार्यों में क्या है, तो एफसीआई द्वारा पीडीएस प्रणाली हेतु उधारी लेना, ठीक है। उसके बाद है कि दूसरा पॉइंट में लिखे हैं कि अवसंरचना व्यय, तो अवसंरचना व्यय को अंडरलाइन करके को आयोजित करने में अब क्या है, किनकी भूमिका है, तो 2 है, सरकार के पास कम धन और उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना, ये 2 जो है जो पॉइंट है वह अवसंरचना व्यय को आयोजित करने में होते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि शहरी में, यानी शहर को क्या किया है, घेरा लगा दिया है, में बिल्डिंग प्रबंधन व तकनीकी, तो बिल्डिंग प्रबंधन व तकनीकी को अंडरलाइन कर दिए हैं सर ने, और काउंसलिंग यानी बिल्डिंग प्रबंधन व तकनीकी काउंसलिंग को यहाँ देखिए, है ना, इन्वर्टेड कॉमा से भी घेर दिए हैं,
और अंडरलाइन भी कर दिए हैं, को 4 वर्षों में 60,000 करोड़ रुपए होते हैं। ठीक है, को क्या करते हैं, जुटाने का लक्ष्य सौंपा है। ठीक है, जुटाने का लक्ष्य सौंपा है। उसके बाद है कि तीसरा पॉइंट है कि सरकार की समिति क्षमता, ये सब क्या है देख रहे हैं ना, भूमिका, सरकार की सहायता में भूमिका, सरकार की समिति क्षमता। चौथा पॉइंट में लिखे नवाचारी उपागम। पांचवा पॉइंट लिखे हैं तो नवाचारी उपागम को क्या किया, अंडरलाइन कर दिए हैं। सरकार की सीमित क्षमता, तो सीमित क्षमता को अंडरलाइन कर दिए हैं सर ने। ठीक है, पांचवा पॉइंट है कि बजटीय घाटे को कम रखने में सहायक, और घाटे को कम रखने में सहायक को अंडरलाइन कर दिए हैं सर। उसमें क्या है कि वांछनीयता, तो वांछनीयता भी पूछ रहे थे ना क्वेश्चन में, देख सकते हैं क्या है कि इसकी वांछनीयता पर टिप्पणी कीजिए। किसके, तो बजटेतर उधारी के, है ना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ऑफ बजट बोरोइंग्स। ठीक है, तो क्या है वांछनीयता, तो कई कारणों से उपयुक्त नहीं है। ठीक है, कई कारणों से उपयुक्त नहीं है, जिसमें क्या है कि पहला है पॉइंट कि जवाबदेही का अभाव। दूसरा पॉइंट है अभाव को उन्होंने अंडरलाइन कर दिए हुए हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि पारदर्शिता, यानी परीक्षक को नजर जाना चाहिए कि क्या करे, उपयुक्त नहीं है, किन किन चीजों का उपयुक्त नहीं है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा पॉइंट में उन्होंने लिखे हैं। तो जवाबदेही का अभाव, पारदर्शिता का अभाव कर दिए हैं। सरकार की वित्तीय साख को क्या किया, अंडरलाइन करके पर प्रभाव। चौथा पॉइंट लिखे आंकड़ों से हेर फेर करने की प्रवृत्ति बढ़ना, तो करने की प्रवृत्ति बढ़ना को अंडरलाइन कर दिए हैं, जिसे परीक्षक को नजर जाना चाहिए उस पर। पांचवा है कि सार्वजनिक व अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग घटना। ठीक है, वो हो गया। उपयुक्त संदर्भों में सरकार को क्या क्या करना चाहिए, तो इन साधनों का प्रयोग अंतिम साधन के रूप में ही करना चाहिए। अब इनका जो है उपयुक्त जो है, इसका जो अंतिम यानी संसाधन को प्रयोग अंतिम साधन के रूप में, तो अंतिम साधन कर दिया अंडरलाइन, के रूप में ही करना चाहिए। बजट में इनका उल्लेख हो, और बजट जब पारित किया जाए और जब संसद में पेश किया जाए तो उसमें उल्लेख किया करना चाहिए। ठीक है, तो इनको अंडरलाइन कर दिए हैं। उसके बाद है कि प्रभावी जवाबदेही प्रणाली, तो जवाबदेही प्रणाली को अंडरलाइन कर दिए हैं सर। और सृजित करना, पारदर्शी मानकों को अंडरलाइन करके को लागू करना चाहिए। तो इनका लिखने का तरीका देख सकते हैं कि यही बात को अगर हम लोग लिखते तो क्या है कि पूरे पैराग्राफ में लिखते, और सर का लिखने का तरीका क्या है। ठीक है, तो कुछ अलग है लिखने का तरीका, तभी तो उनको 18 रैंक आया है। तो बस यही हम लोगों को सीखना है कि कैसे हम लोग कम बातों में अधिक बातों को दर्शा सके, क्योंकि कह रहा है 150 वर्ड्स में। ठीक है, बस अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कई सारे क्वेश्चन को देखेंगे तभी हम लोग को नॉलेज होगा कि हर क्वेश्चन में लिखने का तरीका अलग अलग होता है। तो कहाँ पे डायग्राम की यूज होता है, कहाँ पे पैराग्राफ का, कहाँ पे पॉइंट का, ये सब चीजें हमको सीखना है और इन सब चीजों को अप्लाई करना है एग्जाम में। ठीक है, जैसे दूसरा क्वेश्चन है कि यह तर्क दिया जाता है कि भारत की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आनुवांशिक रूप से संशोधित खाद्य फसलों की आवश्यकता है। जीएम फसलों की शुरुआत से संबंधित चिंताओं को के आलोक में परीक्षण कीजिए। ठीक है, तो उस सर ने शुरुआत कैसे की है कि जीएम आनुवांशिक संशोधित, यानी जीएम जो है एक आनुवांशिक संशोधित फसल से तात्पर्य है आनुवांशिक अभियांत्रिक, यानी जो आनुवांशिक जीन जो होते हैं, जीन का आनुवांशिक उसे मॉडिफाई किया गया रहता है, हाइब्रिडेट जिसको कहते हैं, वो संसाधनों के द्वारा फसलों के जीन व आनुवांशिक गुणों में परिवर्तन कर वाहनीय परिणाम प्राप्त करने से हैं। उदाहरण के लिए B+ कपास, B+ बैगन जो होता है ना, कि जो एक जनरल जो होता है फसल, उसके जो क्या करते हैं उसको हाइब्रिडाइजेशन करके, तो B+ कपास और B+ बैगन कर दिए हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए है खाद्य सुरक्षा में योगदान। अब यहाँ ऊपर में कह रहा था कि सुरक्षा में कैसे योगदान किया जाए, है ना। तो यहाँ पे है ना कि देख सकते हैं पॉइंट में कि यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया खाद्य सुरक्षा, तो क्या किए हैं कि देखो खाद्य सुरक्षा में योगदान के लिए उन्होंने क्या किया, घेर दिए हैं। ठीक है, अब परीक्षक का सीधा नजर जाएगा। अब क्या कह रहे हैं इसमें, तो सबसे पहले योगदान बीच में लिख दिया है। ठीक है, देख सकते हैं योगदान। उसके बाद एक डायग्राम में ऊपर नीचे पॉइंट, इधर पॉइंट, इधर पॉइंट, इस तरह से क्या है परीक्षक को सीधे नजर जाएगा कि हाँ 1 2 3 4 5 पॉइंट में इन्होंने लिखे हैं। तो पहला क्या है कि बायो फर्टिफाइड फसल उत्पादन संभव, है ना।
उसके बाद नीचे वाले प्रतिकूल परिस्थितियों यानी बिना या कम जल में, ठीक है, जो प्रतिकूल परिस्थितियों में क्या किया है कि भी उत्पादन किया जाए, है ना, वैसे फसल का उपयोग किया जाए, और प्रति हेक्टेयर अधिक उत्पादन हो, एक मतलब प्रति हेक्टेयर में अधिक से अधिक उत्पादन किया जाए। जलवायु परिवर्तन में प्रतिरोधी यानी किस्म निर्माण संभव हो, कि अगर जलवायु परिवर्तन हो तो उसके लिए वो प्रतिरोधी हो, क्योंकि उस पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, किस्म की निर्माण संभव, है ना। उसके लिए अगला है कि हिडन हंगर से निपटाना, जैसे कुपोषण, है ना, हिडन हंगर होता है ना, छुपी हुई भूखमरी, उदाहरण के लिए गोल्डन राइस, ठीक है। तो उदाहरण के लिए जीएम टमाटर कई देशों में विभिन्न खनिज लवण समस्या समाधान, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने आंसर लिखे, किस तरह से देख सकते हैं आप। उसके बाद अगला देखते हैं इसी में कि सुरक्षात्मक मुद्दे, क्वेश्चन में पूछ रहा था कि क्या सुरक्षात्मक मुद्दे होंगे, तो उसी को उन्होंने, है ना, ये क्या है कि दर्शाए हैं। उसके लिए सुरक्षात्मक मुद्दे में उन्होंने क्या किए हैं कि पॉइंट में 1, 2 और 3 पॉइंट में उन्होंने लिखे हैं कि जैसे स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे में क्या है, 1, 2, 3 पॉइंट करके मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव, दूसरा आंत से जुड़ी समस्याएं, तीसरा है कि एवीबायोटिक, है ना, एंटीबायोटिक प्रतिरोधी बैक्टीरिया जो मनुष्य में AMR। तो इन तरह से क्या है कि मानव स्वास्थ्य के लिए अंडरलाइन कर दिए, स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे को अंडरलाइन कर दिए हुए हैं, एंटीबायोटिक प्रतिरोधी बैक्टीरिया को अंडरलाइन कर दिए हैं, ठीक है। अब दूसरा क्या है, तकनीकी मुद्दे, किसमें, सुरक्षात्मक मुद्दे में, तो तकनीकी मुद्दे को इस तरह से उन्होंने अंडरलाइन कर दिया। इसके बाद तकनीक में मोनोपोली, तो मोनोपोली को क्या है, एकात्मक जो होता है, एकात्मक अधिकार, उसको अंडरलाइन कर दिए हैं। जिसमें टर्मिनेट जीन तकनीकी, तो इसको भी अंडरलाइन करके किसानों के पारंपरिक अधिकार प्रभावित, है ना। अब अगला तीसरा है क्या कि जैव विविधता मुद्दे, तो जैव विविधता मुद्दे को भी अंडरलाइन कर दिए हैं सर ने, और जिसमें लिखे हैं 2 पॉइंट, जीन फ्लो की समस्या, जैव विविधता प्रति स्थापन। तो जीन फ्लो की क्या कर दिया, अंडरलाइन कर दी है, और जैव विविधता प्रति स्थापन को भी अंडरलाइन कर दिए हैं, जिससे क्या है परीक्षक को नजर जाना चाहिए। उसके बाद है कि आगे की राह, तो आगे की राह को क्या किया है, अंडर अति घेरा में कर दिए हैं। उसके बाद है कि प्रतिबंधित फील्ड ट्रायल हो, तो फील्ड ट्रायल को उन्होंने क्या किया, अंडरलाइन कर दिया है, जो परीक्षक को नजर जाना चाहिए कि हाँ फील्ड ट्रायल यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद जिसमें क्या है कि पहला हो गया, दूसरा पॉइंट है कि अमेरिका की भांति जवाबदेही, तो अमेरिका की भांति को अंडरलाइन करके जवाबदेही को भी अंडरलाइन कर दिए हैं, के करे नियम है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि केंद्र राज्य समन्वय होना चाहिए, तो केंद्र राज्य को अंडरलाइन कर दिए हुए हैं। चौथा है कि पर्यावरणविदों यानी पर्यावरणविदों व नागरिक समाज की प्रकृति यानी सक्रिय भागीदारी होना चाहिए, तो पर्यावरणविदों जो है और नागरिक समाज है, उन दोनों को क्या किया है, अंडरलाइन कर दिए हैं। तो अब इन्होंने समाप्त कैसे किए हैं, तो अतः उपयुक्त सुझावों से SDG 2 यानी भूखमरी समाप्त करने में GM फसलें प्रभावी हो सकती है। तो कैसे समाप्त किए हैं देख सकते हैं, उस तरह से, इस तरह से जो क्वेश्चन था उसका शुरुआत और एंडिंग कैसे की है, बस यही चीज को हम लोगों को सीखना है, ठीक है। इससे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है दोस्तों, समझ में आ रहा है ना कि कैसे लिखने का तरीका हम लोग बस सीख रहे हैं, आपको स्पष्ट दिख रहा भी होगा, है ना। कह रहा है कि अपने कृषि क्षेत्र का समर्थन करने के लिए भारत की मूल्य हस्तक्षेप नीतियां न केवल एक अप्रभावी व्यवस्था का निर्माण करती है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों से संबंधित मामलों को भी जटिल बनाती है। यानी समालोचनात्मक विवेचना कीजिए, ठीक है। तो यानी लाभ और हानि दोनों को दर्शाना है, यानी दोनों पक्ष को, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों पक्ष को दर्शाना है, इस तरह से। तो देखिए उन्होंने शुरुआत कैसे की है कि मूल्य संवर्धन नीतियों से तात्पर्य सरकार द्वारा किसानों या उपभोक्ताओं हेतु मूल्य में उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने से है। उदाहरण के लिए न्यूनतम मूल्य प्रणाली, ठीक है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली को उन्होंने क्या किया, अंडरलाइन कर दिया। उसके बाद लाभ को उन्होंने बीच में लिखे हैं, और क्या है दोनों तरफ क्या है लाभ दर्शा दिया है, 1, 2, 3 इधर 3 पॉइंट, 4, 5 इस तरह से उन्होंने इधर 3 इधर 2 पॉइंट लिख करके 5 पॉइंट को दर्शा दिए हैं, ठीक है। जिससे परीक्षक को नजर जा रहा कि हाँ 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से नजर जा, और उनको क्या है नंबर अच्छे दे देते हैं, तभी तो इतना अच्छा रैंक आया है, ठीक है। तो क्या है कि किसानों को उचित मूल्य
प्राप्ति हो, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि दवा मूलक यानी बिक्री से राहत मिले। और तीसरा है कि उपभोक्ताओं को पर्याप्त आपूर्ति व उचित मूल्य हो। चौथा है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुद्रास्फीति पर नियंत्रण हो। पांचवा है कि अधिकतम निर्यात मूल्य, जिसमें घरेलू मांगों को आपूर्ति की जाती है, ठीक है। किंतु सामान्यतः सरकारी नीतियां तदर्थ एड हॉक पर अप्रभावी व्यवस्था निर्मित करती है, जैसे कि एमएसपी व्यवस्था। एमएसपी व्यवस्था में क्या है, केवल गेहूं व चावल को लाभ, मतलब चावल को लाभ दिया जाता है। तिलहन की खरीद केवल 0.9% होती है और विकृत फसल प्रतिरूप को बढ़ावा मिलता है, ठीक है। जो ज्यादा बिकने वाली फसल है उसको बढ़ावा मिलता है एमएसपी के तहत। और एमएसपी में केवल गेहूं और चावल को, तो इन दोनों को क्या किया, अंडरलाइन कर दिए, ठीक है। इस तरह से देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ क्या अंडरलाइन की जरूरत होती है, वहां करते हैं। उसके बाद क्षेत्रवार असमानता सृजन, ठीक है। उसके बाद है कि दालों के मूल्य में बढ़ोतरी, दालों के मूल्य में बढ़ोतरी है, यहाँ पे देख सकते हैं अंडरलाइन कर दिए। आवश्यक वस्तु अधिनियम, तो क्या है आवश्यक वस्तु अधिनियम, इनको अंडरलाइन करके क्या है इसमें लिखे हैं कि कृषि अवसंरचना निवेश बाधित हो जाती है। और विनियमन बहुलता, निजी क्षेत्र संकोचन, है ना, इसमें ये होता है विनियमन बहुलता में क्या होता है, निजी क्षेत्र का संकोचन हो जाता है। इस तरह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्या है कि किन किन बातों को ध्यान देना है, तो इसको अंडरलाइन करके अधिक, जिसमें पॉइंट लिखे अधिकतम निर्यात मूल्य व्यवस्था, जिसमें पॉइंट है कि निर्यात प्रतिस्पर्धा प्रभावित होती है। निर्यातक किसानों को हानि होती है, बिल्कुल हानि होती है कि जहां पर स्पर्धा होगा वहां तो हानि होगा ही, ठीक है। उसके बाद एमएसपी क्या है कि डब्ल्यूटीओ में खाद्य सब्सिडी का मुद्दा है ना, उसमें अन्य निर्यात अवसंरचना, यानी खाद्य सब्सिडी में अंडरलाइन करके इसमें क्या है अन्य निर्यात अवसंरचना का बजट, इसमें क्या की है अंडरलाइन कर दी है। संकुचित कम निवेश है। अतः एंडिंग कैसे किया, अतः सरकारी नीतियों ने समर्थन के बजाय अव्यवस्था अधिक सृजित की है, इसे समावेशी बनाना चाहिए। निजी निवेश को आमंत्रित करने के साथ जहां जहां निजी निवेश अंडरलाइन कर दिया। निर्यात नीति में, तो निर्यात नीति में क्या किया अंडरलाइन, पूर्वानुमेयता, तो यहाँ पे अंडरलाइन कर दिए हैं। वह स्थिरता समय की मांग है। तो इस तरह से इनका यह आंसर कैसे लिखे हैं देख सकते हैं आप। अगला देख लेते हैं कि भारत के पास एक अग्रणीय वैश्विक खाद्य आपूर्तिकर्ता बनने का अवसर है, बशर्ते उसके पास एक कुशल आपूर्ति श्रृंखला और सही विपणन रणनीति हो। विशदीकरण कीजिए। कह रहा है कि भारत के पास एक अग्रणीय वैश्विक खाद्य आपूर्ति जो है, वैश्विक खाद्य आपूर्ति है ना, एक अग्रणीय अवसर बनने का एक अवसर है, बशर्ते उसके पास एक कुशल आपूर्ति श्रृंखला हो, है ना, सही विपणन से रणनीति बनाइए। तो कैसे भारत के पास सभी चीज उपलब्ध है, लेकिन भारत को किस तरह से यानी रणनीति बनाना चाहिए उनके बारे में दर्शाया गया है, यानी बताने के लिए कह रहा है। तो कह रहे हैं कि स्टार्टिंग कैसे किया कि हालिया कोविड-19 महामारी, ठीक है, के परिप्रेक्ष्य में भारत का कृषि निर्यात 41% से बढ़कर 21 अरब US$ को पार कर गया है। अब भारत के पास क्या क्या अवसर है ना, इसमें अग्रणी बनने का। तो वृहद कृषि क्षेत्र में 141 जो है मिल हेक्टर है। उत्पादक विविधता जिसमें है कि मोटे अनाज आदि, जैविक कृषि की मांग, फल व सब्जियों का द्वितीय सबसे बड़ा उत्पादक, वृहद कृषि आबादी। तो इन सब क्षेत्रों से उनका क्या है, भारत का अवसर अग्रणीय में हो सकता है। हाँ, जरूरत कुशल आपूर्ति श्रृंखला, जिसमें क्या है पहला है, दूसरा तीसरा पॉइंट है क्या देख सकते हैं। तो पॉइंट में लिखे हैं कि क्या लॉजिस्टिक व संरचना, तो लॉजिस्टिक व संरचना को क्या है अंडरलाइन कर दिया। उसके बाद इसका डिफाइन किया है कि किसान फार्म से फूड प्लेट तक पहुंचाने हेतु कुशल अवसंरचना विकास करना, ठीक है। उसके बाद है कि दूसरा पॉइंट है कि रेल, रोड, हवाई, है ना, तो इसमें क्या किया है, मतलब रेल है, रोड है और हवाई है, तो इनको अंडरलाइन करके का मल्टी मॉडल उपयोग करना, है ना। उसके बाद है कि तीसरा पॉइंट खाद्य प्रसंस्करण में निवेश करना, तो इनको अंडरलाइन करके इसमें क्या है, तो खाद्य प्रसंस्करण में निवेश क्या कैसे करना है, तो कटाई पश्चात हानि जो 20-25% की कम करना हो जाता है, जिससे मतलब कटाई के समय कई सारे फसलें बर्बाद हो जाते हैं ना। तो अगर इसमें क्या है खाद्य प्रसंस्करण यानी मशीनीकरण किया जाएगा तो इनसे 20 से 25% की कमी किया जा सकता है। मूल्य वर्धन करना, ठीक है, इससे मूल्य की वर्धन हो जाएगी, मूल्य बढ़ेगी। उसके बाद है क्या
कि चौथा पॉइंट है कि केंद्र राज्य समन्वय सुनिश्चित करना, तो केंद्र राज्य समन्वय को अंडरलाइन कर दिए हुए हैं। उसके बाद है कि उचित विपणन रणनीति, तो इन्होंने क्या किया है, जो क्वेश्चन में पूछ रहा था ना कि रणनीति क्या बनाना चाहिए, तो क्या है कि उचित, जो रवि कुमार सिहाग सर के द्वारा जो अपना रणनीति दी है, उन्होंने क्या है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5, 6 उन्होंने रणनीति दी है, जिसमें पहला है कि उत्पादक विविधीकरण को बढ़ावा, तो इन्होंने क्या किया, अंडरलाइन कर दिए हुए हैं, जिसमें क्या है कि भारतीय निर्यात बास्केट विश्व का केवल 2.5% है, विश्व का लगभग 2.5% है, ठीक है। उसके बाद है कि दूसरा, नए बाजारों की खोज, तो लैटिन अमेरिका आदि जैसे हैं उनकी खोज किया जाना चाहिए, तो हमारे लिए वह एक अवसर प्रदान करेगा। तीसरा पॉइंट है कि पारंपरिक उत्पादों को जैसे जैविक आदि की उचित मूल्य वृद्धि किया जाना चाहिए। उसके बाद चौथा पॉइंट है कि परमाणन व्यवस्था है ना, विषानुरूप करना, परमाणन व्यवस्था को अंडरलाइन कर दिए हुए हैं। उसके बाद है कि ब्रांड इंडिया को बढ़ावा देना, ब्रांड इंडिया जो है उसको अंडरलाइन कर दिए हुए हैं सर। इसको क्या कह रहा है कि बढ़ावा देने की वजह से हमारा जो क्या है कि अवसर हमारा अग्निम होगा, अवसर मिलने पे हमारा खाद्य जो क्या है, खाद्य आपूर्ति करता है जो है विश्व में, वह हमारा क्या होगा, अग्रणी स्थान लाएगा। किसानों तक व्यापक जागरूकता फैलाना चाहिए, जिससे क्या होगा कि किसान, हमारे किसान जो है उन्हीं के द्वारा नहीं फसल उगाया जाता है, इसीलिए उनको अधिक से अधिक जागरूक करना चाहिए। तो वर्तमान कृषि निर्यात नीति के तहत, तो कृषि निर्यात नीति के तहत यहाँ पे अंडरलाइन कर दिए हुए हैं निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता, तो निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता को इन्होंने क्या किया, अंडरलाइन कर दी है। वह विशेष कृषि जोन SAZ को उन्होंने अंडरलाइन कर दिए हुए के साथ अभिसारित व समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है, तो उन्होंने इस सबको अंडरलाइन कर दिए हुए हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं इस तरह से इनका यह किस तरह से उन्होंने डायग्राम में समझा रखे हैं। तो इस प्रकार से अगर आप लोग भी क्या है कि अगर लिखते हैं तो आपको भी अच्छे मार्क्स आएंगे और आप लोग भी जो एम है वो एम को पा सकते हैं, जो ड्रीम है, ठीक है। तो इस तरह देख सकते हैं लाभ बुक इन्होंने इस तरह से कैसे उन्होंने डायग्राम का यूज किया, कैसे, क्योंकि वीडियो बड़ा है इस वजह से हम इस तरह से दिखा रहे हैं, ठीक है। वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा, जो आप लोगों को भी पसंद नहीं आएगा कि इतना लंबा, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट है कि जो नेक्स्ट एपिसोड में हम लेके आएंगे, नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे रवि कुमार सिहाग का अगला जो कोई कॉपी होगा, जो बेहतर जिसमें लिखे होगा, है ना, वो लेके आएंगे। और आप लोगों के बीच अगर इसी तरह से प्यार देते रहें तो जरूर हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम लोग अधिक से अधिक टॉपर्स का कॉपी आपके सामने लेके आते रहेंगे। तो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, है ना, और लाइक भी कर दे और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दे, जिससे उसे भी फायदा हो सके। तो आज के लिए इतना ही, है ना। अब नेक्स्ट टाइम दूसरे कोई और टॉपर के वीडियो लेके आएंगे आपके सामने कॉपी, है ना। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।